एपिसोड 12। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों, हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। जैसे ही नित्या वो आवाज सुनती है एकदम से रुक जाती है और खुद में बोलती है, ये आवाज सारिका के कमरे से कैसी आवाज आ रही है और वो किससे इतना अड़ा अड़ा कर बात कर रही है। नित्या ये सोच सारिका के दरवाजे की तरफ चली गई और जब वो उसके दरवाजे को हल्के से खोलते हुए सारिका की बात सुनने की कोशिश करी तो वो उसके बातों को सुन एकदम हैरान हो गई और उसके कदम एकाएक पीछे लड़खड़ा गए, जिससे सारिका एकदम अड़क कर अपने कान पर से फोन हटा पीछे मुड़ दरवाजे की तरफ घूम गई। कौन है? अभी तो ऐसा लगा कि कोई दरवाजे पर था, मुझे आवाज भी आए पर यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर में कौन था? पता नहीं भगवान किसने मेरी बात सुनी होगी। अगर किसी को मेरी नहीं नहीं मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। सारिका ये बोल जल्दी से कमरे से तेजी में अपने कदम उठा बाहर निकल गई। उसके जाते ही दरवाजे के पीछे छिपी नित्या धीरे से बाहर आए और अपने आप से बोली, ये सब क्या हो गया? अगर इस बारे में घर में किसी और को पता चलेगा तो सब टूट जाएंगे, ऊपर से सारिका पर क्या बीतेगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सबसे पहले मुझे इस बारे सारिका से आमने सामने रहकर बात करनी पड़ेगी। इस वक्त उसे एक दोस्त की जरूरत है। तभी दिव्यांश जोर से चिल्ला पड़ता है, नींबू पानी लाने गई हो या फिर नींबू का पेड़ उगाने? और कितना देर लगेगा? जल्दी लाओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दिव्यांश की आवाज सुनते ही नित्या अचका गई और अपने आप से बोली, ओफो मैं भी ना। दिव्यांश जी के लिए नींबू पानी बनाना तो दिमाग से ही निकल गया। फिर जोर से बोलते हुए बोली, हाँ हाँ अभी लेकर आते हैं। बरेली अस्पताल। पंडित जी डॉक्टर से बात करने उन्हें ढूंढने लगे, तभी उनकी नजर उसी डॉक्टर पर पड़ गई जो जाह्नवी की चेकअप करने गए थे। उन्हें देखते ही जल्दी से पंडित जी उनके पास जाते हुए बोले, डॉक्टर साहब आपने हमें बताया नहीं कि हमारी बेटी को क्या हुआ है। कल से हम यहीं पर बैठे हुए हैं पर अपनी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। डॉक्टर ने जैसे ही पंडित जी को देखा वो अपने आंखों पर से चश्मा हटा एक उदासी भरे आवाज में बोले, देखिए अभी हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप घबराइएगा नहीं। डॉक्टर की बात सुन दुलारी जो पीछे से आ ही रही होती है एकदम जोर से बोल पड़ती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम घबराए नहीं? आखिर में जाह्नवी को हुआ क्या है? दुलारी को बहुत डरे देख डॉक्टर पहले उन्हें शांत करने की कोशिश की और फिर बोले, दरअसल हमने आपकी बेटी का सारा चेकअप किया, हर एक टेस्ट लिए ताकि हम उसकी सही इलाज कर सके, पर सारा चेकअप करने के बाद हमें उसकी बीमारी का पता चला है। मेरी बेटी को बीमारी? ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? वो तो बिल्कुल ही ठीक है, बस उसे कुछ दिनों से बुखार है और कुछ नहीं हुआ है मेरी बच्ची को। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि ये सब बातें सुनकर इस वक्त आपको कितना शौक लग रहा होगा, पर आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है। जैसे ही डॉक्टर में ब्लड कैंसर का नाम लिया पंडित जी और दुलारी दोनों की तो मानो एक पल में ही सारी दुखों का पहाड़ टूट गया हो। पंडित जी एकदम हड़बड़ाए बोले, पर डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिनों पहले तक तो जाह्नवी एकदम से दौड़ दौड़ सारा काम करती थी, स्कूल भी जाती है अपना, और आप बोल रहे हैं कि उसे ब्लड कैंसर है। जी हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर किसी किसी इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसे पता नहीं चलता है कि वो बीमार है, और जब ब्लड कैंसर अपना पैर पूरे शरीर में पैसार लेता है तब जाकर उसे पता चल पाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन आपकी बेटी में इस बीमारी का पता समय रहते लग गया है। अगर आप इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द करवा लेते हैं तब वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, वरना कुछ वक्त में इसके साथ कुछ भी हो सकता है। दुलारी जी अपने दोनों हाथ जोड़े डॉक्टर के सामने रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब आप तो किसी को भी ठीक कर सकते हैं ना, तो प्लीज आपको जो करना पड़े कीजिए, पर मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। आप जितना ऐसे बोलेंगे हमला कर देंगे, पर मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। दुलारी की मनोस्थिति इस वक्त एकदम बिगड़ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे जिससे अपनी जाह्नवी को बचा पाए। ऊपर से पंडित जी को भी बहुत बड़ा झटका सा लगा था। तभी डॉक्टर बोले, देखिए हर बीमारी को ठीक करने के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं, और आपकी बेटी को जो बीमारी हुई है उसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मुंबई में एक से एक डॉक्टर है। आप अपनी बेटी को मुंबई लेकर जाइए, वहां पर उसका इलाज हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर तो ये बात बोल उन्हें तसल्ली दे चले गए, पर दोनों वही खड़े रह गए और दुलारी तो रोते रोते बस एक ही बात बोले जा रही थी, अब क्या होगा भगवान। राजपूत हाउस। नित्या जल्दी से नींबू पानी किचन में बना तेजी से झटकते हुए दिव्यांश के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी सारिका वाली बात ही चल रही थी। नित्या खुद में सोचे जा रही थी, अगर घर में किसी को भी ये बात पता चल गई तो बहुत बुरा होगा।
मुझे जल्द से जल्द सारिका से बात करनी पड़ेगी। अगर वो अड़क के कारण कोई उल्टा सीधा कदम उठा ली तो नहीं, ये सब नहीं होने दे सकती हूँ मैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। नित्या ये सोचते सोचते दिव्यांश के कमरे में पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो बेड पर दिव्यांश को ना देख हल्के से आवाज देते हुए बोली, दिव्यांश जी, आप कहाँ हैं? ये लीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर ले आई हूँ। पर उसके रिप्लाई में कोई जवाब नहीं आया। ये देख नित्या थोड़ा हैरान हो गई और अपने एक एक कदम कमरे के अंदर बढ़ाते हुए खुद में ही बोली जा रही थी, ये दिव्यांश जी अभी तो बेड पर ही थे, फिर अचानक से ये गायब कैसे हो गए? बरेली अस्पताल। पंडित जी किसी तरह खुद को संभाले दुलारी से बोले, पंडित जी देखिए दुलारी जी, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जबकि जाह्नवी को ये बीमारी है तो हमें उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस तरह से सिर्फ ये सोच सोच रोना चाहिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। पंडित जी की बात सुनकर दुलारी उनकी तरफ देखते हुए रोते हुए ही बोली, जी हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो बच्ची ने तो अभी अच्छे से पूरी दुनिया भी नहीं देखी है और भगवान ने उसे ऐसी बीमारी दे दी है। डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया है कि उसका इलाज मुंबई में ही हो सकता है। अब आप ही बताइए, हम मुंबई में जानू का इलाज कैसे करवाएंगे? अब ये सब घर जाकर देखते हैं। पहले आप अपने आंखों से ये आंसू पोंछ लीजिए, नहीं तो जाह्नवी आपको इस तरह से रोते देख समझ जाएगी कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अभी हम घर चलते हैं। पंडित जी इतना बोल गाड़ी ढूंढने निकल गए। पर बेचारी दुलारी की आत्मा तो मानो जैसे तड़प रही हो। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस अपनी आंसुओं को बहाने के। मुंबई शहर। दिव्यांश का कमरा। नित्या दिव्यांश को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी जा रही थी, पर उसे दिव्यांश कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। तभी उसकी नजर बालकनी में गई, जहां पर दिव्यांश बिना शर्ट के खड़ा था। अरे दिव्यांश जी बिना शर्ट के बालकनी में क्यों खड़े हैं? पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या चलते रहता है। खैर इस वक्त मुझे सारिका से बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें जल्दी से नींबू पानी दे, फिर उसे कॉल कर देखती हूँ। नित्या इतना बोल जल्दी से बालकनी में चली गई और दिव्यांश के पीछे खड़ी हो बोली, दिव्यांश जी ये लीजिए आपके लिए नींबू पानी। नित्या की आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ती है वो झट से उसकी तरफ मुड़ जाता है और एकदम गुस्से से पूछता है, कल रात तुमने मेरे शर्ट चेंज किए थे, बोलो। दिव्यांश को इतने गुस्से में देख नित्या अंदर से बहुत ज्यादा अड़क गई थी, इसीलिए उसके हाथ अड़क के मारे कांपने लगे थे। लेकिन फिर भी वो धीरे से बोली, वो आपकी शर्ट शराब से पूरी भीग चुकी थी तो इसीलिए मैंने उसे चेंज कर दिया, नहीं तो आपको सर्दी हो जाती, बस इसी वजह से। मुझे सर्दी हो या फिर कुछ और, तुम्हें किसने कहा था मेरे शर्ट चेंज करने के लिए? मैंने एक बार तुम्हें बोला है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती है क्या? बार बार मेरी फिक्र करने का नौटंकी क्यों करती रहती हो? आइंदा अगर तुमने फिर से मेरे बारे में सोच कुछ किया ना, तो मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? दिव्यांश ये बोल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वहां से निकल गए, वो भी नित्या का बनाया नींबू पानी पिए बिना। ये देख नित्या को थोड़ा अजीब लगा और वो खुद में बोली, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से इन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ गया? मैंने तो बस इनके भलाई के बारे में ही सोच इनका शर्ट चेंज किया था, पर लगता है इन्हें अच्छे लोगों से बनती ही नहीं है। तभी तो हर वक्त मुझे जितना हो सके परेशान करते रहते हैं और डांटते भी रहते हैं। कम से कम ये नींबू पानी तो पी लेते, पर नहीं, इन बदतमीज नवाब का ईगो जो हट हो जाती। हम नहीं पीनी है तो ना पिए, मुझे क्या। मुंबई शहर। ग्लोबल हॉस्पिटल। सारिका एकदम घबराते घबराते हुए वहां पहुंच गई। मन में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी और उस वजह से वो काफी डिस्टर्ब भी थी। इसी सब से बचने के लिए वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को ही खत्म कर देने की सोची और वही सोच यहाँ हॉस्पिटल आ पहुंची। नर्स, डॉक्टर सोनी कहाँ पर है? वो मैम, डॉक्टर सोनी अपने केबिन में है, आप जाकर मिल सकती है। थैंक यू। सारिका नर्स को थैंक्स बोलते हुए केबिन के तरफ चली गई। केबिन के बाहर पहुंचते ही सारिका अपने आप में एक गहरी सांसें ली और फिर धीरे से केबिन का दरवाजा खोलते हुए पूछी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर सोनी? सारिका की आवाज सुन सोनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मिस सारिका आप आइए। सारिका केबिन के अंदर जा कुर्सी बैठते हुए बोली, डॉक्टर वो मुझे एबॉर्शन करवानी है। क्या? पर क्या आप श्योर है कि आपको ये करनी है? एक बार फिर अच्छी तरीके से सोच लीजिए, वरना बाद में आपको इस बात के लिए पछतावा ना हो। डॉक्टर मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है। अगर आज मैं ये नहीं करूंगी तो ये समाज मुझे चैन से जीने नहीं देगी। डॉक्टर, हम जैसे बिन शादी की माँ बनने वाली लड़की का इस समाज में जीने का कोई हक नहीं होता है। डॉक्टर ये बात तो आप जानती ही होंगी। सारिका बहुत भारी मन से ये बात बोल रही थी।
उसे भी अपने बच्चे का एबॉर्शन करवाने वाली बात बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रही थी, पर वो और कर भी क्या सकती थी, बस किसी तरह से ये बात बाहर ना पता चल जाए, बस इसीलिए चुपचाप एबॉर्शन करवाने जा पहुंची। जी डॉक्टर, मैंने अच्छे से सोच लिया है, मुझे एबॉर्शन करवाना है, आप प्लीज जल्दी कीजिए। सारिका ने ठान लिया था कि वो इस बच्चे को नहीं रखेगी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने वालों का सामना कर सके, इसीलिए डॉक्टर को हाँ बोल दी। नित्या जल्दी से वो नींबू पानी वाली ग्लास को किचन में रख गेस्ट रूम में चली गई और इधर से उधर चक्कर लगाते हुए अपने एक उंगली को बार बार दांत से दबा कंफ्यूज होते हुए खुद में बोली, मैं क्या करूं भोलेनाथ, कैसे पता करूं कि इस वक्त सारिका कहाँ गई है, वो ठीक तो है ना, कहीं उसने कुछ गलत, मेरे पास खुद का फोन भी तो नहीं है, वरना उसे कॉल कर रोकने की कोशिश करती। हाँ लेकिन दादी माँ के पास तो है ना, मैं उनसे एक बार मांगूंगी तो वो मुझे मना नहीं करेगी, तुरंत दे देंगी, यही सही है। मैं दादी माँ से ही मोबाइल लेकर आती हूँ, उनसे बोल दूंगी कि मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, तो उन्हीं से बात करना है। नित्या इतना बोल जल्दी से सुषमा के कमरे में जाते हुए बोली, दादी माँ। सुषमा जी बेड पर बैठी रुद्राक्ष की माला फेर रही थी। नित्या की आवाज सुनते ही उसकी तरफ मुड़ मुस्कुराते हुए बोली, अरे नित्या बेटा, अंदर आओ ना, दरवाजा पर क्यों खड़ी हो। नहीं दादी माँ, मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ, वो दरअसल मुझे आपका मोबाइल चाहिए था कुछ देर के लिए, वो मुझे मम्मा की याद आ रही थी। हाँ तो बेटा ये लो, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हें जब भी अपनी मम्मा से बात करने का मन करे तो तुम आराम से ये मोबाइल ले सकती हो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। थैंक यू दादी माँ, मैं अभी मम्मा से बात कर मोबाइल पहुंचा दूंगी। आराम से कर लो बात बेटा, मुझे अभी मोबाइल की कोई जरूरी भी नहीं है। नित्या सुषमा के कमरे से मोबाइल ले निकल गई और जल्दी से वापस गेस्ट रूम में जा दरवाजा बंद कर खुद में बोली, अब इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए मैं जल्दी से सारिका को कॉल लगा देती हूँ। नित्या इतना बोल सारिका का नंबर डायल कर अपने कान पर लगा लेती है। रिंग जाने लगता है और वो परेशान हो कान पर मोबाइल लगाए इधर से उधर चक्कर लगाने लगती है। इधर सारिका हॉस्पिटल में डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन थिएटर जा ही रही होती है कि तभी अपने मोबाइल पर दादी का कॉल आते देख थोड़ा हैरानी से खुद में सोचती है, अरे ये दादी मुझे इस टाइम पर क्यों कॉल कर रही है, वो तो मुझे कभी ऐसे कॉल नहीं करती है, तो फिर आज। दिव्यांश का बांग्ला। दिव्यांश गुस्से की वजह से कुछ देर अकेले रहना चाहता था, इसीलिए वो घर से निकल कहीं बाहर पैदल जा ही रहा होता है कि तभी सामने से सूरज घर की तरफ आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख जहां और होते हैं वहीं रुक जाते हैं। सूरज दिव्यांश को देखते ही समझ जाता है कि वो इस वक्त काफी गुस्सा में है, पर क्यों ये नहीं समझ पाता है, इसीलिए वो थोड़ा आगे बढ़ नॉर्मली बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग दिव्यांश, इतनी सुबह सुबह कहाँ की सवारी के लिए निकल रहे हो। ये बात सूरज थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछता है, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि दिव्यांश किसी बात को लेकर बहुत चिढ़ा हुआ है। सूरज की गुड मॉर्निंग विश करने के बाद भी दिव्यांश उसे जवाब में कुछ भी नहीं कहता है और कुछ देर रुकने के बाद बिना उससे कुछ बोले जल्दी से आगे के तरफ जाने लगा। ये देख सूरज दौड़ता हुआ उसके पीछे आ पूछा, ये क्या बात हुई यार, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू है कि मेरे सवालों का कोई जवाब दिए बिना ही जा रहा है, अभी तक नाराज ही है क्या मुझसे। सूरज की बात सुनते ही दिव्यांश उसकी तरफ मुड़ उसे घूर घूर कर देखने लग जाता है, जिसे देख सूरज अपनी दोनों हाथों से कान पकड़ कहता है। इधर नित्या जल्दी से दादी माँ के कॉल से सारिका को कॉल लगा, उसके रिंग उठाने का वेट करने लगी और तभी सारिका कॉल उठाते हुए बोली, हेलो। हाँ दादी बोलिए, आपको क्या काम है, मैं इस वक्त बिजी हूँ, आपको कुछ देर बाद कॉल करूँ क्या। सारिका इतना बोल जल्दी से फोन रखने वाली ही होती है कि तभी अचानक से नित्या की आवाज सुन वो एक मिनट के लिए सनसा रह गई और फिर बोली, हेलो, तुम नौकरानी ही हो ना, दादी के मोबाइल के साथ क्या कर रही हो तुम, और मुझे क्यों कॉल किया है। सारिका एक टोन में अपनी बातें बोलना शुरू ही रखती है कि तभी नित्या एकाएक बोल पड़ती है, सारिका एक मिनट, मेरी बात सुनो। वॉट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दोगी, इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ, तुमसे तो मैं बाद में घर का कर निपटती हूँ, रुको तुम। ये बोल सारिका झट से फोन कट कर देती है। उसके ऐसे फोन काट देने से नित्या परेशान हो जाती है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे ये क्या, सारिका को बिना मेरी बात सुने ही कॉल कट कर दिया है, अब मैं कैसे बात करूँ उससे। फिर अचानक उसे कुछ याद आ जाता है और वो हड़बड़ा कर बोल पड़ती है, एक मिनट, अभी जब मैं सारिका से बात करने के लिए कॉल लगाई थी तो उसके पीछे से एक सायरन जैसी कोई आवाज आ रही थी, और वैसी सायरन तो एम्बुलेंस में लगी होती है, और इस वक्त सारिका कहीं रोड पर तो थी नहीं, वरना वो कॉल ही रिसीव नहीं करती, कहीं वो इस सब के अड़ से अपना एबॉर्शन करवाने हॉस्पिटल तो नहीं चली गई। ये बात जैसे ही नित्या के ख्याल में आया वो एकाएक अड़क गई और खुद से बोली, नहीं भोलेनाथ, मैं ये सब जानते हुए भी कुछ गलत नहीं होने दे सकती हूँ,
अब मैं कैसे रोकूं सारिका को? वो किस हॉस्पिटल में होगी मुझे ये बात भी नहीं पता है और ना ही कोई आइडिया है कि कैसे उसे बिना हॉस्पिटल जाए बगैर उसे कुछ गलत भी ना करने दूं। क्या करूं मैं ऐसा? इधर दिव्यांश को सूरज मनाने के लिए होने दोनों कान पकड़ उससे सॉरी बोलता है और कहता है, देख यार तू जब तक कि मुझे माफ नहीं कर देता है मैं इसी तरह से तुम्हारे सामने अपने दोनों कान पकड़ खड़ा रहूंगा। हाँ मेरे कान दर्द जरूर करेंगे पर कोई बात नहीं। सूरज की नौटंकी देख दिव्यांशु थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ हाँ पता है तू कितना बड़ा नौटंकी है। मुझे जब तक मना नहीं लेगा तब तक इसी तरह से ड्रामा चालू ही रहेगा तेरा। चल तू भी क्या याद रखेगा, जा माफ कर दिया तुझे, पर तेरी वजह से जो मेरे गले में ये नित्या नाम की हड्डी फंस गई है इसका तो बोझ अब मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। सच बता रहा हूँ यार मैं खुद को फंसा फंसा सा महसूस करने लगा हूँ। मुझे मेरी आजादी छीनती हुई नजर आ रही है। दिव्यांश थोड़ा गुस्से में था, इसी वजह से वो ये सब बोल रहा था सूरज से। लेकिन ये बात नित्या दरवाजे के पास से खड़ी सुन रही होती है और दिव्यांश की सारी बात सुनकर उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी सूरज का नजर नित्या पर पड़ जाती है और वो झट से दिव्यांश की तरफ देख उससे कहता है, दिव्यांश एक मिनट मैं अभी आया। सूरज ये बोल जल्दी से नित्या के पास चला जाता है और उसके सामने जा खड़ा हो उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। सूरज को नित्या के पास जाते देख दिव्यांश को बहुत चिढ़ हो जाती है और वो खुद में गुस्से में खुद के मन में कहता है, ये नित्या को यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? और सूरज तो इससे ऐसे मिलने चला गया इससे जैसे कि वो बहुत दिनों से उससे मिलने के लिए बेसब्र हो। अरे ये क्या बात हुई? अगर इतना ही उसकी फिक्र थी तो तरह से मंडप से छोड़ क्यों भाग गया था उसे? और अब उसे देखते ही मुझे इग्नोर कर उसके पास चला गया। और नित्या भी न उसके साथ ऐसा क्या बात कर रही है तो अभी तक दरवाजा पर ही खड़ी है। दिव्यांश को ना चाहते हुए भी नित्या को सूरज के साथ देख थोड़ा थोड़ा जलन सा होने लगा था। वो अभी इस बात से बेखबर था पर उसके दिल ने तो हलचल करनी शुरू कर दी थी। बरेली शहर, पंडित भवन। दुलारी बड़े भारी मन से पंडित जी के पास जाते हुए बोली, जी अब हम क्या करेंगे? हम अपनी बेटी का इलाज इतने बड़े शहर मुंबई में कैसे करवाएंगे? ना ही तो हमारा वहाँ पर कोई रिश्तेदार है और ना ही हम वहाँ बाकी किसी और लोगों को जानते हैं जिससे हमें कोई मदद मिल सके। अब क्या होगा जी? दुलारी अभी अपनी पूरी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी कि तभी सुगंधा वहां आते हुए बोली, अरे ओ बहुरिया, तुम का नित्या को भूल गई हो का? वो तो मुंबई में है ना, जाह्नवी का इलाज वो करवा देगी, वैसे भी बहन है वो उसकी। ये बात सुगंधा जानबूझकर बोली ताकि पंडित जी के दिमाग में ये बात आ जाए, पर वो जानती थी कि दुलारी जरा भी नित्या के ससुराल जाह्नवी को भेज उसका इलाज करवाना नहीं चाहेगी क्योंकि जो भी हो आखिर है तो वो उसका ससुराल ही ना, इसीलिए वो जानबूझकर ऐसा बोल रही थी। तभी दुलारी बोल पड़ती है, जी जी ये आप क्या बोल रही हैं? हम नित्या के ससुराल में जाकर कैसे रह सकते हैं? आप जानती है ना कि वो उसका अपना घर नहीं है बल्कि उसका ससुराल है। अगर हम ऐसे वहां जाकर जाह्नवी का इलाज कराएंगे तो कहीं हमारी दूसरी बच्ची का घर बर्बाद ना हो जाए। पर दुलारी जी, एक तो जिंदगी भर वो वैसे भी हमारे कुछ काम नहीं आई। जब से जन्म ली बस सबका सुख चैन ही ले ली है। कम से कम आज तो कुछ काम आ जाए। जी जी सही ही तो बोल रही है। पर जी ऐसे हम अपने बेटी की ससुराल कैसे जाकर? दुलारी अभी यही बोल ही पाई थी कि तभी सुगंधा झट से सुषमा जी के मोबाइल पर कॉल लगा देती है और जैसे ही सुषमा जी उठा कहती है, हेलो नमस्ते सुगंधा जी। नमस्ते नमस्ते, बताइए कैसी है आप? सुगंधा अचानक से सुषमा से कॉल लगा बात करने लगी। ये देख दुलारी मन ही मन बोली, ये जीजी ये सब जानबूझकर ऐसा कर रही है। ये सब मेरी बेटी को वहां भी चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं। पता नहीं मेरी बेटी कैसे रह रही होगी वहां पर, अभी अपना जगह बना पाई भी होगी या नहीं। ऊपर से जीजी लग गई है उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में। मेरी दोनों बेटी की जिंदगी को भगवान जी आप इस तरह से उलझा कर क्यों रख दिए हैं? कुछ तो कीजिए, मेरी बच्ची की जिंदगी को ठीक कर दीजिए। दिव्यांश का कमरा। दिव्यांश बाहर जाने की बजाय वापस से अपने कमरे में आ गया और गुस्से से कमरे का दरवाजा लगा खुद अकेले बैठ बरबराता हूँ बोला, वो खुद को समझती क्या है? अरे जब उसने उससे शादी की ही नहीं बेब मंडप में छोड़ भाग गया यूं फिर आज उसके साथ इस तरह से बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? इधर सारिका हॉस्पिटल में डॉक्टर सोनी से अपने एबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट ले वहां से निकल गई। तभी सूरज नित्या से कहता है, हेलो नित्या जी आप कैसी है? क्या हुआ आपको दिव्यांश की बात सुन बुरा लगा? मैं समझ सकता हूँ कि ये सब सुन आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। अरे आप दिव्यांश जी की बातों को सुन क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? वो तो भोलेनाथ ने ही हम दोनों को एक दूसरे से साथ मजबूरी में बांध दिया है, वरना हम दोनों की ना तो सोच और ना ही कुछ और ही मिलती है तो फिर किस बात का बुरा लगना है? मुझे आदत ही इनकी ये सारी बातें सुनने की। ओ, मैं तो इन सब बातों में आपको घर के अंदर बुलाना ही भूल गई।
आप आइए ना अंदर, दादी माँ सब जग गई है, आप उन सब से भी मिल लीजिए। जी बिल्कुल मिलूंगा, आखिर इतने दिनों के बाद जो दादी से मिलने वाला हूँ, मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ, चलिए। सूरज नित्या के साथ सुषमा के कमरे की तरफ जाने लगता है। इधर दिव्यांश अभी काफी गुस्सा हो ही रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल पर नेहा का कॉल आने लगता है। दिव्यांश नेहा का कॉल उठाते हुए बोला, हाँ नेहा बोलो, क्यों कॉल की थी मुझे? वो बेबी मैं क्या तुम्हें सिर्फ कोई काम होगा तभी कॉल कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, बहुत मिस कर रही यही थी तुम्हें, तो बस लगा दी तुम्हें कॉल। कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी कॉल रख देती हूँ। नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही हो तुम, बताओ तब क्या कर रही हो? दिव्यांश ने खुद के माइंड को नित्या पर से हटाने के लिए नेहा से बात करने लग गया। तभी नेहा उससे बोली, सुनो ना बेबी, वो आज ना मेरी छुट्टी भी है और घर पर मैं पूरा दिन अकेली ही हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर तुम भी छुट्टी पर हो तो क्या तुम मेरे साथ आज पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो मेरे घर पर, वरना मैं दिन भर अकेली बोर हो जाऊंगी। नेहा ने दिव्यांश को जानबूझकर अकेले अपने घर और बुलाया था ताकि अपने लटकों झटकों से उसे अपने प्यार में फंसा सके। दिव्यांश भी थोड़ा गुस्से में था नित्या और सूरज को यूं एक साथ देखकर, इसीलिए वो नेहा से बोल दिया, श्योर, मैं भी आज छुट्टी पर ही हूँ, मैं भी घर में बोर हो रहा हूँ। मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर पर खाने के टाइम तक। अच्छा अभी मैं कॉल रखता हूँ। दिव्यांश की कॉल रखते ही सूरज उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो पूछा, क्या तू आज उस नेहा के घर पर जाने वाला है? अरे वाह सूरज, तो तुझे मेरी याद आ गई। मुझे तो लगा शायद नित्या से बात करने में कुछ ज्यादा ही बिजी होगी तुम, तो मैं भी अकेला बोर हो जाऊंगा, इसीलिए मैं उसके घर पर खाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम कल अगले एपिसोड में सुनेंगे।